हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चैनल ज्ञान चौपाल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ नई कहानियाँ जिसे सुनकर आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए आज की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की पहली कहानी है दया। एक बालक कहीं से लौट रहा था। संध्या हो चुकी थी और मार्ग जंगल से होकर जाता था। बालक खेलता कूदता आ रहा था। अचानक एक पेड़ की नीची टहनी पर देखता है कि एक छोटे से घोंसले में 2 अंडे रखे हैं और उन पर एक चिड़िया बैठी है। बालक रुक गया। उसे वे अंडे बड़े अच्छे लगे। देखने में सुंदर तो थे ही, साथ ही बाल सुलभ कौतूहल भी था। उसने सोचा कि इन अंडों को ले चलूं और माँ को दिखाऊं तो वह बहुत खुश होंगे। वह घोंसले की ओर बढ़ा, फिर ठिठका। चिड़िया फूल से उड़ गई। घोंसले के बीच जरा सा गड्ढा था जिसमें एक दूसरे से सटे दोनों अंडे रखे थे। चिड़िया उड़कर ऊपर की डाल पर जा बैठी और ची ची करने लगी। बालक ने धीरे धीरे घोंसले की ओर हाथ बढ़ाया और फिर अंडे को ले लिया। फिर उसने सोचा, नहीं, हमें अंडे नहीं लेना चाहिए। पर क्यों? माँ उन्हें देखकर कितना प्रसन्न होंगे और भाई बहन कहेंगे कि वाह क्या बढ़िया चीज लाया है। उसने जी कड़ा किया और दोनों अंडे को हाथ में ले लिया। चिड़िया जोर से चित्कार उठी। वो बालक रुका नहीं। अंडे धीरे से मुट्ठी में दबाकर और हाथ की कोट की जेब में डालकर घर चला गया। घर आकर उसने सांस ली। हाँफता हुआ बोला, उमा उमा, देख कैसी बढ़िया चीज लाया हूँ। माँ ने अंडे देखे और बालक की आशा के विपरीत उनका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। बोली, हाय, तूने यह क्या किया? बालक ने कहा, देखती नहीं कैसी सुंदर है। माँ कहती गई, तूने यह क्या कर दिया? क्या तुमने सोचा नहीं चिड़िया कितनी हैरान होगी? वो बार बार घोंसले पर आकर इन्हें खोजती होगी और अपना सिर पीटती होगी। हाय राम, तूने यह क्या किया? अगर तुम्हें लाना ही था तो एक अंडे को ले आते। तुम दोनों अंडों को क्यों उठा लाए? कम से कम एक तो उसके लिए छोड़ाते। बालक को अपनी भूल मालूम हुई, पर अब वो क्या करे, देर जो हो चुकी थी। माँ रात भर नहीं सो सकी और बालक भी सारी रात सपने में चिड़िया का भयंकर अंतर्नाद सुनता रहा, उसका फड़फड़ाना देखता रहा। सवेरे उठते ही वह दौड़ा दौड़ा जंगल में गया। बड़ी मुश्किल से उसे वह जगह मिली। उसने देखा कि चिड़िया सूने घोंसले के एक द्वार पर सुस्त सी बैठी है। शायद रात भर रोते रोते थक गई थी। बालक के आगे बढ़ते ही वह उड़कर दूसरी शाखा पर जा बैठी। बालक ने दोनों अंडे घोंसले में रख दिए और आड़ में खड़े होकर देखने लगा कि आगे क्या होता है। चिड़िया आई, घोंसले पर बैठ गई। उसने तिरछी गर्दन करके अंडों को घूरा। बालक को हर्ष हुआ, लेकिन उसने देखा कि चिड़िया की आंखों में वह दुलार नहीं था जो पहले था। वह चुपचाप घोंसले के किनारे पर टिकी रही, पर अंडों पर नहीं बैठी। बालक देर तक खड़ा खड़ा इस हृदय स्पर्शी दृश्य को देखता रहा। उसके जी में आता था कि वह उस वेदना से विह्वल चिड़िया को पकड़ ले और कहे कि मेरे अपराध को क्षमा कर दे और अपने इन पेट के जायों को स्वीकार कर ले। मेरे लिए नहीं, भगवान के लिए तू बस एक बार इन्हें अपने पंखों के साए में समेट ले। पर चिड़िया की खोई ममता फिर नहीं लौटी। निराश बालक घर की ओर चला तो उसका हृदय बहुत भारी था। तो दोस्तों, जीव दया
का यह ऐसा पाठ था कि बालक के हृदय पटल पर गहरा अंकित हो गया और जब तक जिया प्राणी मात्र के प्रति सदा दयावान बना रहा। दोस्तों, इस बालक का नाम आप लोग जानते हैं। वह थे दीनबंधु एड्रियूज, भारत की अनन्य मित्र और हितैषी। तो हमारी आज की पहली कहानी समाप्त होती है। हम स्टार्ट करते हैं दूसरी कहानी, जिसका शीर्षक है बीता हुआ कल। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला व्यक्ति दूसरों को जलाएगा ही जलाएगा, लेकिन वह खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी लोग शांति से बुद्ध की बाणी सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से ही अति क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह देर से ये सब सुनता रहा। फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, तुम झूठे हो, तुम जो बड़ी बड़ी बातें करते हो, क्या तुम अपने ऊपर खुद लागू करते हो? तुम अपना लेक्चर देना बंद करो। ऐसे कई कटु वचनों को सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। वो उसकी बातों से ना दुखी हुए, ना ही कोई प्रतिक्रिया की। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावा होने लगा और पछतावे की आग में जलने लगा। वह ढूंढते ढूंढते उसी स्थान पर पहुंचा, लेकिन बुद्ध जी वहां पे कहाँ मिलते। वह तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक अन्य गांव निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गए। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए, मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्याग का तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष दिया। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बनी। मित्रों, बहुत बार हम भूत में की गई किसी गलती के बारे में सोच सोच कर बार बार दुखी होते हैं और खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए। तो हमारी आज की दूसरी कहानी भी समाप्त होती है। चलिए सुनते हैं आज की तीसरी कहानी। घर के सब लोग सो चुके थे, पर रसोई घर में दीपक का मंद मंद प्रकाश अभी भी टिमटिमा रहा है। इसी दीपक तले बैठा एक 14 वर्षीय बालक जमीन पर खड़िया से चित्र बना रहा था। आधी रात इसी प्रकार बीत गई। नींद आने लगी तो वह कमरे में सोने चला गया और यह सोचकर प्रसन्न हो रहा था कि प्रातः
जब लोग मेरे मर्मस्पर्शी चित्र को देखेंगे तो खुश होकर मुझे पुरस्कार देंगे। सुबह हुई। बालक प्रतिक्रिया जानने पिता के पास यह सोचते हुए पहुंचा कि आज यदि पुरस्कार मिला तो सबसे पहले वह उसे एक तुलिका और कुछ रंग रोगन खरीदेगा एवं कागज पर चित्रकारी करेगा। पिता के समक्ष जब वह उपस्थित हुआ तो इनाम की जगह मिला उसे एक जोरदार तमाचा और अपमान भरे भद्दे भद्दे शब्द। चित्रकार बनने चला है? अरे पहले यह भी सोचा कि तेरे पेट को कौन भरेगा? चित्र ही बनाना है तो पहले अपने इस पेट को भरने का उपाय कर, फिर अपनी कलाकारी दिखाना, अन्यथा निकल जाए इस घर से। मैं इतना धनी मनी नहीं जो तुम्हें बिठा कर खिला सकूं और तुम्हें हाथ भी ना हिलाना पड़े। बालक अभी था तो किशोरावस्था की दहलीज में ही, पर इतना अबोध भी नहीं था कि मान अपमान भी ना समझ सके। स्वाभिमान जगा तो घर और घर वालों को सदा सदा के लिए तिलांजलि देकर निकल पड़ा। आजीविकोपार्जन के लिए थोड़े से ही प्रयास से बालक राउल को पेरिस की स्टेनले ग्लास मेकर कंपनी में नौकरी मिल गई। प्रति माह 4 फ्रैंक इस छोटी सी नौकरी से ही उसने किराए का एक छोटा सा मकान लिया और किसी प्रकार अपनी गुजारा करने लगा। मितव्ययिता निर्वाह से 5 महीने में उसने इतनी राशि इकट्ठी कर ली जिससे कैनवास, स्टैंड, ब्रूस और रंग खरीदा जा सके। बस फिर उसने चिर अपनी चित्रकारी शुरू कर दी। बालक राउल बड़ा संवेदनशील व्यक्ति था। वह चित्र के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं को उभारना चाहता था। चूंकि वह अल्प शिक्षित था, अतः मानवीय करुणा को मूर्तिमान कर दूसरों के अंतःकरण को छूने और पीड़ा का आभास दिलाने का एकमात्र आधार भी तो यही था। इसलिए अपनी इस कला को और अधिक निखारने और जीवंत बनाने के लिए पेरिस के नेशनल आर्ट इंस्टीट्यूट में उसने दाखिला ले लिया। कहते हैं कि यदि सोने में सुगंध होती तो अपनी चमक दमक से वह चंदन को भी फीका कर देता। राउल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सोने में सुगंध का सम्मेलन। जब वो प्रशिक्षण लेकर बाहर निकला तो मानवता के प्रति उसके हृदय में कसक और वेदना थी। वह उसकी तुलिका में ऐसी उभरी मानो साक्षात मानवीय करुणा को उठाकर कैनवास पर रख दिया। उसने पहला चित्र प्रशिक्षण लेने के बाद बनाया। वह एक ऐसी पीड़ित नालिका था जिसके पांव के घाव पर मरहम पट्टी करते हुए एक सुहृदय की सौजन्यता को दर्शाया गया था। दूसरी तस्वीर उसने एक गाय को ऊंट के बच्चे को दूध पिलाते हुए बनाई थी। तीसरा चित्र उसने एक भूख से बिलबिलाते प्राण त्यागते बालक का बनाया था। इसी प्रकार उसने ढेर सारी तस्वीरें बनाई जो समाज की किसी न किसी समस्या के प्रतिनिधित्व करती थी। जो भी उन चित्रों को देखता आह निकले बिना न रहती। हाय, ऐसी दुर्दशा है हमारे समाज के लोगों की। मुंह से बरबस उस समय वेदना फूट पड़ती। एक बार राउल के एक घनिष्ठ मित्र ने उसे सलाह दी, राउल, ये क्या समाज की घिसी पिटी समस्याओं को लेकर चित्र बनाते रहते हो? शायद इसलिए तुम्हारे चित्र दूसरों की तुलना में अधिक नहीं बिकते। मेरा कहा मानो तो मॉडर्न तस्वीर बनाओ, फिर देखो तुम रातों रात कैसे चमकते हो। राहुल बोला, ये मॉडर्न तस्वीर क्या भला होती है? उत्सुकतावश पूछा था, क्योंकि इस नए शब्द को उसने पहली बार सुना था। वही जो दूसरों की समझ में न आए, मित्र ने स्पष्ट किया। जो दूसरों की समझ में ही न आए, वैसी तस्वीर बनाने का क्या तात्पर्य? उसे समाज को क्या लाभ? शायद तुमने एक शायर की ये पंक्तियां नहीं सुनी। कौन सी? राउल ने पूछ लिया। वही तस्वीर कलामय है जिसे आलिम तो क्या समझे, अगर 100 साल सर मारे तो शायद ही खुदा समझे। आज मॉडर्न आर्ट की परिभाषा यही है
और एक बात और, तुम समाज के हानि लाभ के व्यापार में मत पड़ो, अपने नफे नुकसान की बात सोचो। बस तुम्हारे हमारे विचार में यही सबसे बड़ा अंतर है। राहुल ने कहा, तुम अपने हानि लाभ के लिए, अपनी यश कीर्ति के लिए काम करना चाहते हो, जबकि हमारा मत ठीक इसके विपरीत है। मैं हर कार्य को करने से पूर्व यह सोचता हूँ कि इससे समाज को क्या और कितना लाभ मिलेगा, भले ही उसमें हमें व्यक्तिगत रूप से हानि उठानी पड़े। इसलिए प्रिय बंधु, मैं समाज के समस्या मूलक चित्रों को बनाना न छोड़ूंगा, भले ही वे न बिके। और मेरा उद्देश्य भी पैसा कमाना नहीं है। मैं इन चित्रों को जगह जगह प्रदर्शनी लगाकर समाज की विभिन्न समस्याओं के प्रति जन चेतना उभारूंगा और लोगों को उनके प्रति जागरूक करूंगा। भड़काने और यौन उन्माद उत्पन्न करने अथवा प्रेरणाहीन तथा कथित आधुनिक चित्र बनाने का मैं कला की श्रेणी में नहीं गिनता। यही मेरा अंतिम निर्णय और निश्चय है। मित्र उसके तर्क के आगे नतमस्तक हो गया। कभी फ्रांस में मुख क्रांति लाने वाले इस चित्रकार की क्रांतिधर्मी तस्वीरें आज भी पेरिस के मोरियो गुटराव संग्रहालय में सुरक्षित पड़ी हैं। यद्यपि आज इन चित्रों का शिष्टा तो न रहा, किंतु काश कोई उसकी प्रेरणा को ग्रहण कर उसके अधूरे आंदोलन को पूरा करे। काश आधुनिक चित्रकार उनकी अंतःपीड़ा को समझकर उनकी आदर्शवादी लीक पर चल सके, तो सामाजिक समस्याओं के प्रति जन जागृति लाने में काफी मदद मिलती। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं नई कहानी के साथ।